हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी परमाणु की कुल ऊर्जा, यानी कि अस्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जाने रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के अनुसार हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने नाभिक में धनावेश होता है ठीक उतना ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिसके कारण कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी परमाणु विद्युत के उदासीन क्यों होता है। हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि रदरफोर्ड बताए थे कि कोई भी परमाणु के जो नाभिक होता है, जितने नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, धनावेश जितना होता है उतना ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो जिसके वजह से कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युत के उदासीन होता है। तो चलिए इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको हम पुनः लिख करके समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी भी परमाणु की जो ऊर्जा होती है या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में परमाणु को नाभिकीय मॉडल में परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय में परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में परमाणु को एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है। चित्रित का मतलब होता है प्रदर्शित करना। एक विद्युत उदासीन गोले के रूप में प्रदर्शित करता है, चित्रित करता है, जिसके केंद्र पर बहुत छोटा भारी तथा धन आवेशित नाभिक है। धन आवेशित नाभिक है जो अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। इसको आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये कोई परमाणु है और परमाणु में ये धन आवेश इसके नाभिक के केंद्र पर स्थित है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच, परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल Fc प्रदान करता है, Fc प्रदान करता है, Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए, अतः हाइड्रोजन परमाणु में स्थिर कक्षा के लिए, स्थिर कक्षा के लिए Fc बराबर Fe। ये ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था कि रदरफोर्ड के अनुसार कोई भी परमाणु होता है वो विद्युत के उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? इसका मेन कारण है कि जितना नाभिक में धनावेश होता है, ठीक उतना ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हुए रहते हैं। तो इस तरह से जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है, चक्कर लगाता है, तो इस पे दो बल कार्य करता है। एक तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल, चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव है। तो जहां पे दो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, तो वहां पे स्थिर विद्युत आवेश बल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस और ई दो आवेश है, तो इस दोनों आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं, उस बल को हम लोग स्थिर विद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो इस अपने अक्ष में बनाए रखने के लिए एक और इस पर बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल वो केंद्र की ओर बल लगता है, यानी कि नाभिक की ओर बल लगता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कह देते हैं। तो अभिकेंद्र बल के कारण ही कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक यानी कि अपनी कक्षा में स्थिर बनाए रखता है। तो इस तरह से नाभिक में जब स्थिर कक्षा में बनाए रखने के लिए जो शर्त होना चाहिए, वो अभिकेंद्र बल यानी कि Fc बराबर Fe होना चाहिए। दोनों जब बल बराबर होते हैं तभी कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग Fc और Fe का मान लिखेंगे और इसके द्वारा हम लोग कुल ऊर्जा इस परमाणु का निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग कुल ऊर्जा की बात करेंगे।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो इसे हम आपको मिटा करके इसके आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, कभी कभी इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि किसी भी परमाणु का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, परमाणु का वेग ज्ञात कीजिए। जब तक से आपको ये किसी भी परमाणु का आप ऊर्जा नहीं आप जानते हैं तो उसका आप याद मीन्स आप मान नहीं निकाल सकते हैं कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, परमाणु का त्रिज्या कितना होगा। परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं, उनका वेग कितना होगा, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले FC, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं FC बराबर Fe। FC का मतलब अभिकेंद्र बल और Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर विद्युत बल। तो हम लिख सकते हैं FC के जगह पर mv² r और ये Fe के जगह पर 1/4 इंटू हम लिख सकते हैं Ze²/r²। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्थिर विद्युत बल का जो सूत्र होता है 1/4 इंटू Q1 Q2/r² होता है। तो Q1 Q2 के जगह पर हम क्या किए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मीन्स दोनों का आवेश बराबर होता है तो हम E² कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन है दोनों का मान बराबर होता है, और जब बराबर होता है तो E² कर लेते हैं। और Z जो है वो परमाणुओं की संख्या है। जैसे अगर हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो Z के लिए हम 1 रख लेते हैं, और यदि हीलियम का बात करेंगे तो Z के लिए 2 रख लेंगे। इसी तरह से आगे भी किसी भी परमाणु की ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप देखिए R कैंसिल हो जाएगा, सो mv² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू Ze² R हम कर लेते हैं। और जैसे कि जानते हैं किसी भी परमाणु में 2 ऊर्जा रहती है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये कोई परमाणु है तो एक ये नाभिक है, नाभिक में एक ऊर्जा रहती है और इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमती है तो एक ऊर्जा होती है। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 ऊर्जा समाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है चलती है तो इसके इलेक्ट्रॉन को चलने के कारण इस पे गतिज ऊर्जा होती है, और नाभिक के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थित ऊर्जा कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण उसकी गतिज ऊर्जा किसी भी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए लिख सकते हैं क्या, किसी भी अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। हम पहला कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण उसकी गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण उसकी गतिज ऊर्जा, और दूसरा है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच
तथा इलेक्ट्रॉन के बीच नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बल के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा हो गया, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस पर दो ऊर्जाएं होती हैं। पहला इसका इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, वेग के कारण गतिज ऊर्जा, दूसरा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। इन दोनों प्रकार की ऊर्जा का योग ही इन दोनों प्रकार की ऊर्जा का योग ही इन दोनों प्रकार की ऊर्जा का योग ही इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का योग ही इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कहलाती है। अतः हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या आप जानते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। जैसे कि mv² की जगह पर हम लिख सकते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² बाई ये 1/2 r के साथ कर लेते हैं 2r हो जाएगा। देखिएगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है और mv² की जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 पाई इंटू ZE² बाई r और 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे हो गया। तो ये गतिज ऊर्जा हो गया। उसके बाद हम लोग स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे और दोनों ऊर्जाओं को जब जोड़ देते हैं तो मिल जाता है हमें क्या, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा और दोनों ऊर्जाओं को जब जोड़ेंगे तो कुल ऊर्जा हमें मिल जाएगी। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आपको बताना चाहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? ये गतिज ऊर्जा हो गया, इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कह देते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है स्थिर विद्युत बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो माइनस में होता है, U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE² बाई स्मॉल r। ये कैसे होता है आपको बताना चाहेंगे। ये W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है और Q हम करते हैं और V के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये cos थीटा होता है। और ध्यान से समझिएगा Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हम कह सकते हैं Q बाई R। तो इस तरह से हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q² बाई स्मॉल r। और ये Q के जगह पर सिंस Q इज इक्वल टू
ई कर लेते हैं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर। अगर परमाणु की संख्या अगर देना चाहते हैं तो जेड कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस है, तो किसी भी आवेश को, ये अगर मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, किसी भी आवेश को लाने में जो कार्य होता है उस कार्य को हम गतिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो ये अगर लाएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ये आप लाइएगा किसी भी आवेश को, किसी एकांक आवेश को जो अगर लाते हैं किसी बिंदु तक लाएंगे तो लाने में जो कार्य होता है वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में और संचित हो जाता है, और यह स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू इस तरह से बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, U बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो इस तरह से U इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेडी स्क्वायर बाई आर, और Ke इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेडी स्क्वायर बाई 2r। तो अब हम बात करेंगे कुल ऊर्जा की। अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे बताइए। हाइड्रोजन परमाणु में कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू लिखेंगे Ke प्लस U कर लेते हैं। क्या लिखते हैं, E बराबर Ke प्लस U करते हैं। E हमारा कुल ऊर्जा है और Ke जो है वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और U हम कर सकते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा। दोनों का मान अगर पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर बाई 2r, और ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर बाई स्मॉल r। तो इस तरह से सो E इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये आधा में से एक को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, आधा में से एक को घटाएंगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ पर ये पूरा में से अगर एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर बाई 2r। इसे आप लोग स्वयं करिएगा और ये देखिएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, ये पूरा आधा है और ये पूरा एक है। जब आधा में से एक को घटाएंगे तो -1/2 आएगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा हो गई। ये ऋणात्मक बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी कक्षाओं में घूमता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। यह तथ्य दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब होता है नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नेगेटिव जो होता है हमेशा पॉजिटिव का चक्कर लगाएगा। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव का चक्कर लगाता है, तो इसकी ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो होती है नेगेटिव आता है। इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से परिबद्ध है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक हम लोग इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो एक हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप लोग भी बनाइए और बताइए कि आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप चाहिएगा तो बना सकते हैं, क्योंकि आप मेहनत करिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, इसलिए मेहनत आप लोग करिए और वीडियो को पूरा जरूर देखने की कोशिश करिए, क्योंकि बीच में आते हैं और चले जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा और आप तेज बन पाइएगा। अदरवाइज आप सोचिएगा कि शॉर्टकट तरीका अपनाए तेज बनने का, तो तेज बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। कोई भी विद्वान अचानक नहीं बनता है, विद्वान बनने पर उसको मेहनत करना पड़ेगा, तेज बनने पर उसको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लिखते हैं, प्रयोग द्वारा पाया गया है कि, प्रयोग द्वारा पाया गया है कि प्रयोग द्वारा पाया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या, हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन वेग परिकलित कीजिए, तथा इलेक्ट्रॉन वेग परिकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन वेग परिकलित कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ध्यान से कभी भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो ये देखिए कि क्या क्या दिया है, और जो दिया है उसको पहले नोट करते हैं, नोट करने के बाद बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊर्जा दिया है, ऊर्जा कितना दिया है हम लोग लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू दिया है 13.6, तो कभी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है और हम यहाँ पर लिखे हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है ऋणात्मक होती है, भले पॉजिटिव में दिया हो हमेशा हम नेगेटिव में लिखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिए, और आप जानते हैं E इज इक्वल टू -13.6 इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बताइए क्या होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2.2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -18 जूल।
तो इस तरह से यहाँ पे आप दिखा देते हैं सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल, माइनस 19 जूल होता है। तो इस तरह से ई का मान निकाल दिए, हमें आर निकालना है और भी निकालना है। तो आप ध्यान से समझिएगा, सिंस हम लोग पढ़े हैं क्या, E इज इक्वल टू, अभी पढ़े हैं -1/4πε0, E इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्या पढ़े हैं, JD² क्या पढ़े हैं, JD² और चूंकि जेड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आप जानते हैं 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। और इसको हम R निकालना है तो R इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1/4πε0 इंटू जेडी की जगह पर 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे जानते हैं जेड इज इक्वल टू 1, तो E² कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये 2R होता है तो 2E कर लेते हैं। ध्यान से समझिए, क्या कर लेते हैं, 2E। अब इसका मान रखते हैं माइनस, ये 1/4π का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और E के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर और बाई 2 इंटू E के जगह पर E का मान रखते हैं -2.2, ये पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। देखिए इसको माइनस माइनस तक कट जाएगा और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। देखिए इसको कैलकुलेशन आप करिएगा तो कितना आना चाहिए, हम कर सकते हैं R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और फिर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें मास निकालना है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg कितना होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। हमें भी निकालना है तो आप जानते हैं mv² इज इक्वल टू क्या जानते हैं 1/4πε0 इंटू हम लोग पढ़े थे JD²/R पढ़े थे। तो सिंस Z इज इक्वल टू 1 है सो V² इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू E²/mR कर लेते हैं और इसको V इज इक्वल टू हम कर लेते हैं अंडर रूट, या फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं V² इज इक्वल टू इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है और E के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर कर लेते हैं और बाई M के जगह पर M का मान 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 और R के जगह पर R का मान रख लेते हैं ये वाला 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। और इस तरह से जब V का मान अगर निकालिएगा तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये आज कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन ये 9.1 है तो इसको मान लेते हैं 9, ये कट जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं तो ये आपका इतना आएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो V इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हम क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए, E दिया है E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम लिख दिए हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हम जानते हैं सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर ये रख करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल हो जाएगा। पूछ रहा है कि त्रिज्या और कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन के लिए कह रहा है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो Z इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं।
जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु की कुल ऊर्जा जो होती है E इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू Ze²/2r। हमें R निकालना है तो R E के जगह पे चल जाएगा और E R के जगह पे चल जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे और सबका मान पुट कर लेते हैं। 1/4πε0 का मान 9 इंटू 10⁹ और इंटू E की जगह पर इलेक्ट्रॉन का मान रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बाई 2 रखते हैं। E की जगगह पर E का मान 2.2 इंटू 10⁻18 कर लेते हैं और जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आएगा R इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। और हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग फाइंड करना है, तो हम मास निकालेंगे। मास हमको मालूम होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और mv² का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/4πε0 इंटू Ze²/r और Z इज इक्वल टू 1 दिया है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का मान 1 होता है, तो हम 1 रखेंगे तो E²/mr कर लेते हैं। और 1/4πε0 का वैल्यू अगर रखिएगा तो 9 इंटू 10⁹ और E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर करते हैं बाई m के जगह पर 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू r के जगह पर 5.3 इंटू 10⁻11 कर सकते हैं। इसको जब कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट आप करिएगा तो 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखिए प्रोसेस आपको फॉलो करना है, मेथड को फॉलो करना है, कैलकुलेशन आपको स्वयं करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको खुद से करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो ये प्रोसेस इस तरह से आप प्रोसेस सीखिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो चलिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इस चैनल के लिए यदि नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।